तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है तो हमेशा 2 चीज़ों की बात सबसे पहले होती है। एक है स्टॉक मार्केट और दूसरा है प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट। किस में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है आज के तारीख में, इसी के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। फ्रेंड्स, जहाँ तक बात है रियल एस्टेट की, तो प्रॉपर्टी की, तो इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में तो हम अपने बाप-दादाओं से, दादियों से, दादाजी से कब से सुनते हुए आ रहे हैं कि ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉपर्टी खरीदो। और अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें, तो आजकल की जो नई पीढ़ी है, जो यंगर जनरेशन है, वो स्टॉक मार्केट की तरफ उनका ज़्यादा रुझान है, चाहे फिर वो म्यूचुअल फंड्स हो या फिर डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट की बात हो। तो दोस्तों, आज के डेट में 2025 में आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद क्या रहने वाला है? क्या आपको स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहिए या फिर रियल एस्टेट में या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए? फ्रेंड्स, दोनों के कुछ प्रोज़ हैं और दोनों के कुछ कॉन्स हैं। हम इसको डीपली आज डिस्कस करेंगे। एक-एक पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि वीडियो के एंड होने तक आप डिसाइड कर पाएँ कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं टेंजिबल वर्सेस डिजिटल की। फ्रेंड्स देखिए, रियल एस्टेट की जहाँ तक बात आती है, घर की बात आती है, फ्रेंड्स ये सिर्फ़ एक इन्वेस्टमेंट क्लास नहीं है, ये सिर्फ़ एक इन्वेस्टमेंट एसेट नहीं है। इससे हमारी फीलिंग्स अटैच होती हैं, इससे हमारी यादें अटैच होती हैं। फ्रेंड्स आप खुद सोचिए, जैसे अगर आपके दादाजी ने कोई घर बनवाया हुआ है, तो क्या आप उसको इतनी आसानी से बेच देंगे? नहीं। उससे आपकी फीलिंग्स अटैच हैं, आपकी यादें अटैच हैं, आप वहाँ पहले जाते रहे होंगे। तो आप जब भी वहाँ जाते हैं, आपको आपके दादाजी की याद आती होगी। तो ये है ना, कहीं न कहीं हमें एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंगनेस भी लगता है रियल एस्टेट से। और रियल एस्टेट में फ्रेंड्स ये भी है कि अगर आप सपोज़ कीजिए आप जैसे नौकरी कर रहे हैं और आपने घर बना लिया, तो ये कहीं न कहीं हमें प्राइड की फीलिंग भी देता है कि भैया आप मैंने घर बना लिया है। तो कहीं न कहीं एक आपको प्राइड होता है, एक आपको समाज में एक ये रिस्पेक्ट भी देता है, क्योंकि दिखता है कि भैया इसके 1 घर है या इसकी 2 प्रॉपर्टी है। दूसरे दोस्तों, अगर हम लोग स्टॉक्स की बात करें, तो देखिए ये एक इंटेंजिबल एसेट है, इन द सेंस कि आपने अगर सपोज़ कीजिए एचडीएफसी के शेयर्स लिए, तो आपने शेयर्स ले लिए, अब आपने भले 50,000 1 लाख जो भी अमाउंट के शेयर लिए हैं, ये आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हुए हैं। तो ये आपको वो इमोशनल फीलिंग नहीं देता है जो आपको रियल एस्टेट देता है। तो अब हम लोग अगर बात करते हैं रिटर्न की, तो देखिए रिटर्न की फ्रंट जहाँ तक हम लोग बात करें, तो ऑन एन एवरेज पिछले 10 से 15 साल में रियल एस्टेट ने लगभग 7 से 8% का सीएजीआर दिया है, ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें। प्लस इसमें आप 2 से 3% की रेंटल इनकम भी जोड़ लीजिए। तो अगर आप लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करते हैं, तो ये काफ़ी आपको ठीक-ठाक रिटर्न दे देता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने किस एरिया में प्रॉपर्टी ली है, किस शहर में प्रॉपर्टी ली है, किस तरीके की प्रॉपर्टी ली है। फ्रेंड्स, अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें, तो अगर हम लोग निफ्टी इंडेक्स को ही पकड़ के चलते हैं, तो इसने पिछले 15 साल में लगभग 12 से 13% का ऑन एन एवरेज सीएजीआर रिटर्न दिया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म में आपको स्टॉक मार्केट भी फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन बात वही है कि अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट करते हैं, साल, 2 साल, 3 साल के लिए, तो ये रियल एस्टेट से ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो अगर हम लोग बात करें लिक्विडिटी की, तो दोस्तों रियल एस्टेट में लिक्विडिटी हमेशा कम होती है, क्योंकि आप सपोज़ कीजिए आपके पास मकान है, अब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई, आपको मकान बेचना है। तो दोस्तों, आपको बायर ढूँढते-ढूँढते हो सकता है 6 से 8 महीने लग जाएँ, क्योंकि जिस रेट पे आप मकान निकालना चाह रहे हो सकता है उस रेट पे आपको बायर मिले ही नहीं। दूसरा, फ्रेंड्स ये भी होता है कि जैसे मार्केट में खबर फैल गई कि भैया इस बंदे को अपना इसका मकान बेचना है, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, आपको आपका मकान और नीचे के रेट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता है कि भैया इसकी अर्जेंसी है। हो सकता है आपकी कोई मेडिकल अर्जेंसी हो या बच्चे की पढ़ाई के लिए आपको पैसा चाहिए हो, तो ऐसे में हो सकता है कि जो मार्केट में रेट चल रहा हो उससे भी कहीं न कहीं नीचे आपको आपका मकान निकालना पड़े। प्लस इसमें फ्रेंड्स कानूनी भी काफ़ी दाँव-पेच होते हैं, काफ़ी लीगल वर्क होता है, काफ़ी पेपरबाज़ी होती है। तो मकान बेचना इतना आसान नहीं है, आप एक दिन में आपका मकान नहीं बेच सकते। दूसरा, सपोज़ कीजिए फ्रेंड्स आपका 1 करोड़ का मकान है और आपको 20 लाख की ज़रूरत है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप आपके मकान के 2 कमरे बेच दें और 20 लाख रुपए ले लें। आपको पूरा का पूरा मकान बेचना पड़ेगा, तो रियल एस्टेट में लिक्विडिटी का इश्यू रहता है फ्रेंड्स। वहीं अगर हम लोग फ्रेंड्स स्टॉक की बात करें, तो स्टॉक्स में बेनिफिट ये है कि सपोज़ आपको आज पैसा चाहिए, तो अगर आपका जो भी इंडेक्स है या जिस भी आपने स्टॉक्स में निवेश करके रखा है, फ्रेंड्स आजकल सब डिजिटल है। आप आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे जाइए या आपका जो भी ब्राउज़र है जिससे भी आप लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, आपको एक क्लिक करना है फ्रेंड्स और विदिन आवर्स जो पैसा है आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो लिक्विडिटी में जो स्टॉक्स हैं या जो म्यूचुअल फंड्स हैं, ये काफ़ी बेटर है रियल एस्टेट से। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एंट्री कॉस्ट की। देखिए फ्रेंड्स, रियल एस्टेट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसमें टिकट साइज़ हमेशा बड़ा रहता है। अगर आप सपोज़ कीजिए किसी टायर 2, टायर 3 सिटी में भी रहते हैं, अगर छोटे सिटी में भी रहते हैं, अगर आपको एक प्लॉट भी लेना है, तो मिनिमम 10 से 15 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा कि आपको एक ठीक-ठाक सा प्लॉट मिल जाए। यही अगर आप बड़े सिटी में रहते हैं, अगर आपको फ्लैट खरीदना है, तो मुंबई, दिल्ली में आप रहते हैं, तो 1 डेढ़ करोड़ रुपए से कम में फ्लैट नहीं आता है। और इसमें आपको फिर ईएमआई भी देना है, मेंटेनेंस कॉस्ट देना है और तमाम तरह के खर्चे हैं। तो एंट्री ही अगर आपको इसमें लेनी है, अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपके पास अच्छी खासी कैपिटल होनी चाहिए।
वहीं फ्रेंड्स अगर हम लोग स्टॉक की बात करें तो इसमें क्या है कि आप मिनिमम ₹100 से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो आजकल फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड आते हैं उसमें आप ₹100 की एसआईपी कर सकते हैं। आपके पास सपोज़ करो ₹1000 हैं तो आप किसी कंपनी के शेयर्स ले सकते हैं। तो आप काफ़ी छोटे से इसमें शुरुआत कर सकते हैं और एसआईपी में तो ये भी फ़ायदा है कि आप मंथली थोड़ा-थोड़ा अमाउंट डालते जाइए तो आप इस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगला फ्रेंड्स अगर हम लोग टैक्सेस और हिडन चार्जेस की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, प्रॉपर्टी में क्या होता है कि काफ़ी तरीके के चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। जब आप प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो आपको स्टैम्प देना है, आपको रजिस्ट्री कराना है, आपको जीएसटी देना है। अगर आप ब्रोकर के थ्रू ले रहे हैं तो आपको ब्रोकर को फ़ीस देना है। फिर अगर आपने सपोज़ कोई प्रॉपर्टी ले ली है तो आपको उसका ईयर ऑन ईयर मेंटेनेंस देना है, मेंबरशिप फ़ीस देना है। तो इसमें कई तरीके के आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। कई तरीके के इसमें हिडन हिडन कॉस्ट है, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसके ऊपर भी आपको कम से कम 10 से 15% तक का एक्सपेंस आपका हो जाता है कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए और उसको फिर बाद में मेंटेन करने के लिए। वहीं अगर हम लोग फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में भी टैक्सेस देने पड़ते हैं आपको, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। लेकिन जो ये काफ़ी सिंपल है, मतलब इसमें 2 तरीके के टैक्स लग रहे हैं और अगर आप स्टॉक्स भी बाय करते हैं तो उसमें एसटीटी वगैरह लगता है। लेकिन फिर भी जो सिस्टम है कंपैरेटिवली स्टॉक मार्केट में टैक्सेस का जो सिस्टम है काफ़ी सिंपल है, काफ़ी क्लियर है और काफ़ी ट्रांसपेरेंट है। अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें स्टेबिलिटी की तो फ्रेंड्स रियल एस्टेट कंपैरेटिवली सेफ है और ज़्यादा स्टेबल है। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता कि आपने कोई मकान लिया हुआ है 1 करोड़ का और कुछ ऐसा हो जाए कि वो एकदम से 30 से 40 लाख का हो जाए। जनरली ऐसा फ्रेंड्स नहीं होता है रियल एस्टेट के सिनेरियो में। लेकिन अगर आप लोग स्टॉक्स में निवेश करते हैं तो इसमें क्या होता है, हो सकता है अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में निवेश किया हुआ हो, आपने आपका जो भी पैसा है, अगर आपने सपोज़ कीजिए पूरे एक ही कंपनी में निवेश किया हुआ है और कल को वो कंपनी में कुछ इश्यू हो जाता है और वो कंपनी ही पूरी बंद हो जाती है, क्रैश होती है, तो आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। या फिर सपोज़ कीजिए आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर काफ़ी सारी कंपनीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट हुआ है कुछ-कुछ अमाउंट में, लेकिन मार्केट में क्रैश आ जाता है, तो हो सकता है अगर आपने 1 करोड़ रुपए डाले हुए हों, तो हो सकता है वो एक आपको ऐसा हो जाए कि 1 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो 50 से 60 लाख का रह जाए। तो स्टेबिलिटी अगर आप चाह रहे हैं, तो रियल एस्टेट आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स पैसिव इनकम की, तो फ्रेंड्स इसमें रियल एस्टेट थोड़ा ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। सपोज़ कीजिए आपने मकान ले लिया, आपने फ्लैट ले लिया, अब आप उसमें क्या है ना मंथली रेंट ले सकते हो। अब आपकी एक पैसिव इनकम जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, आपकी रेंटल इनकम आती रहेगी। लेकिन अगर हम लोग स्टॉक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें वो डिविडेंड इनकम आती है, लेकिन वो बिल्कुल फिक्स नहीं होती। किराया तो आपको हर महीने आता है, लेकिन डिविडेंड फिक्स नहीं होता, वो कंपनी पर डिपेंड करता है कि कब वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। तो पैसिव इनकम अगर आप देख रहे हैं तो उस हिसाब से रियल एस्टेट ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। अब हम लोग अगर फ्रेंड्स बात करते हैं रिस्क की, तो फ्रेंड्स देखिए प्रॉपर्टी में किस तरीके का रिस्क है। सपोज़ कीजिए आपने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी ली। इसमें ये रिस्क है कि हो सकता है आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाए। आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको डिलीवरी देने में भी कुछ इश्यू हो जाए। आपने कई बार ऐसी न्यूज़ सुना है कि बिल्डर ने जो प्रॉपर्टी है वो कस्टमर को हैंडओवर ही नहीं की और प्रोजेक्ट चालू हुए 8-8, 10-10 साल हो गए। हो सकता है आपके प्रॉपर्टी में कुछ लीगल डिस्प्यूट खड़ा हो जाए बाद में। तो इसमें इस तरीके के रिस्क होते हैं फ्रेंड्स। वहीं अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो स्टॉक मार्केट में जो मेन रिस्क है वो है मार्केट से रिलेटेड रिस्क। यानी मार्केट में अगर कुछ क्रैश हो गया, तो उसको आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू जा सकते हैं। तो रिस्क दोनों में है फ्रेंड्स। लेकिन रियल एस्टेट में ज़्यादा रिस्क है क्योंकि उसमें अगर सपोज़ कीजिए आपने आपकी जो पूरी कैपिटल है सपोज़ कीजिए वो एक किसी प्रोजेक्ट में लगा दी और उसमें कुछ इश्यू आ गया तो आपकी पूरी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी। वहीं स्टॉक मार्केट में आप आपका जो रिस्क है उसको डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट होगा फ्रेंड्स लेवरेज का। देखिए फ्रेंड्स रियल एस्टेट में आपको क्या बेनिफिट मिलता है कि सपोज़ कीजिए आपको कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप डाउन पेमेंट सिर्फ 20 लाख रुपए देंगे, बाकी आप फाइनेंस करा लेंगे और आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लेंगे। अब कल को जब उसमें रेट अप्रिसिएशन होगा फ्रेंड्स, जैसे आपने मकान ले लिया, पहले दिन से ही जो आपके रेट्स बढ़ेंगे, वो 1 करोड़ रुपए बढ़ेंगे, यानी आपका जो प्रॉफिट होगा वो 1 करोड़ रुपए कैलकुलेट होगा। वहीं अगर हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, इसमें आपका पास जितना पैसा है, आप उतने के स्टॉक ले सकते हैं। लेवरेज ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग स्टॉक्स में भी होती है, लेकिन वो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रिस्की होती है और वो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों एंड में मैं यही कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए दोनों ही अच्छे हैं, पर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट किस तरीके का है और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। अगर आपका जो माइंडसेट है, अगर आप सपोज़ कीजिए मंथली इनकम चाहते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं और थोड़ा स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आपके लिए रियल एस्टेट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, तो फिर आपके लिए स्टॉक मार्केट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो दोनों में बैलेंस करके चले। लाइक आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ा अपना जो पैसा है वो स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करें और इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। तो दोस्तों अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आपके पास आज की डेट में 50 लाख रुपए हैं, तो आप उसको किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।